तो दोस्तों अपने राजस्थान में कोचिंग सेंटर को लेके राजस्थान सरकार के द्वारा एक नया कानून या नया एक्ट है वो लाने जा रही है। इसी कानून को चलते हुए राजस्थान सरकार के द्वारा आम जनता से सुझाव है वो मांगे गए हैं। इस वीडियो में हम इसी नए कोचिंग एक्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि ये नया कोचिंग एक्ट है क्या और ये किस तरह से काम करने वाला है, और जब अपने राजस्थान में ये नया कोचिंग एक्ट लागू हो जाएगा तो ये एक्ट लागू होने के बाद आम जनता यानी अभिभावक और स्टूडेंट को कितना फायदा होने वाला है और कितना नुकसान होने वाला है, और जब ये कानून लागू हो जाएगा तो कोचिंग माफिया पर किस तरह से लगाम है वो लगने वाली है। और इस कोचिंग एक्ट को लेके मेरे कुछ सुझाव हैं वो भी आपके साथ वो शेयर करने वाला हूं। वीडियो के साथ है वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि अपने राजस्थान में दिनों दिन लगातार कोचिंग माफिया का जाल है वो बढ़ता ही जा रहा है, और ऐसे में कोचिंग माफिया के जाल को चलते हुए काफी सारे ऐसे मेहनतशील स्टूडेंट होते हैं जो सफल नहीं हो पाते हैं, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि इन स्टूडेंट को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। इसी को चलते हुए यहाँ पे राजस्थान सरकार के द्वारा ये जो नया कानून है वो लाया जा रहा है। लेकिन नया कानून लागू करने से पहले राजस्थान सरकार के द्वारा आम जनता से अपील की गई है, और इस कानून को लेके आम जनता के सुझाव है वो मांगे गए हैं कि ये जो नया कोचिंग एक्ट है वो किस तरह का होना चाहिए, इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें वो नहीं होनी चाहिए, इसको लेके उन्होंने सुझाव है मांगे। और ये जो सुझाव हैं आपको 27 जनवरी 2023 से पहले पहले सरकार तक आपको पहुंचाना है। तो ये सुझाव आप किस तरह से पहुंचा सकते हैं, कैसे अपनी राय है सरकार के समक्ष है वो रख सकते हैं, इसके बारे में तो वीडियो में आगे मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले इस एक्ट के बारे में कुछ बेसिक जानकारी है वो आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, राजस्थान सरकार के द्वारा ये जो नया कानून लागू किया जाने वाला है इसका नाम रखा गया है राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट बिल 2023 या फिर कंट्रोल एंड रेगुलेशन एक्ट 2023। इस एक्ट के तहत अपने राजस्थान में जितने भी प्राइवेट शिक्षण संस्थान जिसके अंदर स्कूल और कॉलेज को भी शामिल किया गया है और इन कोचिंग सेंटर को भी शामिल किया गया है, इनकी शुरुआत है सरकार की अनुमति के बगैर नहीं हो सकती। यानी कोचिंग सेंटर को ओपन करने के लिए सबसे पहले सरकार से अनुमति वो लेनी पड़ेगी। चलिए अब आपको ये बताता हूं कि आखिरकार राजस्थान सरकार को यह नया जो कोचिंग एक्ट है लाने की क्यों जरूरत पड़ी, इसकी क्यों आवश्यकता वो महसूस हुई। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, देखिए वर्ष 2019 के अंदर एक वेब सीरीज आई थी और जिसका नाम था कोटा फैक्ट्री। और इस कोटा फैक्ट्री वेब सीरीज के अंदर अपने राजस्थान का जो कोटा जिला है, आपको पता है कि शिक्षा की नगरी है और यहां पर काफी सारे कोचिंग सेंटर हैं। इनके ऊपर ये वेब सीरीज है वो बनाई गई थी, यहाँ के हालात दर्शाए गए थे कि किस तरह से ये जो कोचिंग सेंटर है वो काम करते हैं और किस तरह से दिनों दिन कोचिंग माफिया का जाल है वो बढ़ता ही जा रहा है। और दोस्तों आपको यह भी पता है कि देखिए अपने राजस्थान में कोई भी शायद ही कोई ऐसी प्रतियोगिता परीक्षा होगी जिसका पेपर लीक नहीं होता हो, और पेपर लीक होने की घटना के पीछे कोई न कोई या फिर किसी न किसी कोचिंग माफिया का हाथ वो जरूर होता है। और यहाँ पे देखिए इन कोचिंग माफियाओं के बढ़ते हुए जाल को चलते हुए काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो लगातार मेहनत करते हैं और वो अपनी मेहनत में सफल नहीं हो पाते, क्योंकि ये जो कोचिंग माफिया हैं पेपर है वो निकलवा लेते हैं, पैसा जो स्टूडेंट इनको देता है वो तो आगे चला जाता है और जो मेहनत करता है वो वहीं का वहीं रह जाता है। और ऐसे मामले में आपको देखने भी आया है कि काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपनी जान भी गंवा बैठते हैं, क्योंकि उन्होंने काफी मेहनत भी की है फिर भी वो सफल नहीं हुई। तो ऐसे में लगातार जो कोचिंग माफिया का जाल अपने राजस्थान में बढ़ता ही जा रहा था, तो आम जनता लगातार राजस्थान सरकार से ये मांग कर रही थी, ये अपील कर रही थी कि इन कोचिंग माफिया पे है लगाम हो लगाई जाए। तो ऐसे में चलते हुए राजस्थान सरकार को है ये नया कानून लाने की जरूरत है वो महसूस हो गई। शायद आप समझ गए। चलिए बात करते हैं कि आखिरकार ये जो नया कोचिंग एक्ट है किस तरह से काम करने वाला है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, देखिए
अपने राजस्थान में कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट अगर शुरुआत करना चाहता तो सबसे पहले यहां पे सरकार से उन्हें अनुमति लेनी पड़ेगी। यहां तक भी अगर कोई टीचर या अध्यापक अपने घर में भी ट्यूशन सेंटर है और 50 से अधिक स्टूडेंट को वो ट्यूशन करवाता है तो भी उसको चलाने के लिए उन्हें सरकार से अनुमति वो लेनी पड़ेगी। और इसको लेके राजस्थान सरकार के द्वारा इस कानून के 2 लेवल बनाए गए। पहला लेवल है डिस्ट्रिक्ट लेवल का और दूसरा जो लेवल है वो है स्टेट लेवल का। मान लीजिए कोई भी अभिभावक या स्टूडेंट है किसी कोचिंग के खिलाफ अपनी अपील दर्ज करवाना चाहता है या शिकायत दर्ज करवाना चाहता है तो सबसे पहले वो जिला लेवल पे अपनी शिकायत है वो दर्ज करवा सकता है। और जिला लेवल के ऊपर यहाँ पे देखिए इसके अंदर एक कमेटी बनाई गई है और कमेटी के अंदर जिला कलेक्टर को शामिल किया गया है, जिला उप पुलिस अधीक्षक को शामिल किया गया है, जिला शिक्षा अधिकारी को शामिल किया गया है, लेखा अधिकारी को शामिल किया गया है और इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट महाविद्यालय हैं उनके प्राचार्यों को भी इसके अंदर शामिल किए गए। अगर मान लीजिए किसी अभिभावक को जिला लेवल की जो उन्होंने शिकायत की है उससे वो नाखुश हैं तो उसके बाद यहाँ पे जो राज्य लेवल या स्टेट लेवल की जो अथॉरिटी बनाई जाएगी वहां पर भी वो अपनी अपील कर सकता है या अपनी शिकायत है वो दर्ज करवा सकता है। और इसी को चलते हुए राजस्थान सरकार के द्वारा इस नए कानून के तहत एक नया शिकायत पोर्टल है वो भी जल्द ही डेवलप करने वाली है। जल्द ही ऐसा पोर्टल है वो आने वाला है जिसके तहत यहां पे जो अभिभावक हैं या फिर जो स्टूडेंट हैं इन कोचिंग माफियाओं के खिलाफ अपनी जो शिकायत है सीधे सरकार तक वो पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा इस कानून के तहत मान लीजिए कोई भी कोचिंग संस्था है वो दोषी पाई जाती है तो पहली दफा उनको 25,000 फिर 1 लाख रुपए की जो जुर्माना है वो लगाया जाएगा और यहां तक कि उनकी जो मान्यता है वो भी रद्द है वो की जा सकती है। तो ये तो इसका एक बेसिक सा खाका है। अब बात करते हैं कि इस नए कानून के तहत एक जो कोचिंग सेंटर है उसको क्या क्या करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों इस कानून के तहत जो भी नए कोचिंग सेंटर की शुरुआत करना चाहता है तो सबसे पहले उसे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और ये जो रजिस्ट्रेशन होगा वो 3 साल के लिए मान्य होगा। उसके बाद 3 साल बाद में ये जो रजिस्ट्रेशन है उनको रिन्यू है या नवीनीकरण वो करवाना पड़ेगा और इसके लिए सरकार को उन्हें 10,000 रुपए की राशि वो दी जाएगी। अगर मान लीजिए कोई भी जो कोचिंग सेंटर है दोषी पाया जाता है तो ऐसे में उसका ये जो रजिस्ट्रेशन है वो समाप्त कर दिया जाएगा और अगले 6 महीने तक है वो नए रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन है वो नहीं कर सकता। इस नए कानून के तहत एक कोचिंग सेंटर को अपने कोचिंग सेंटर से संबंधित सभी जो मूलभूत जानकारियां जिसके अंदर अपने कोचिंग सेंटर की जो भौतिक संसाधन है जैसे अपने कोचिंग सेंटर का जो भवन है, कक्षा कक्ष है, पानी की सुविधा है, शौचालय की सुविधा है, वो सारी जानकारी है समय समय पे है सरकार को है उनको देनी पड़ेगी। इसी के साथ कोचिंग सेंटर को अपनी फीस का ब्यौरा है वो भी सरकार को देनी पड़ेगी। इसी के साथ यहाँ पे कोचिंग सेंटर में कितने स्टूडेंट हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं उनकी जानकारी भी देनी पड़ेगी। एक बैच के अंदर कितने स्टूडेंट हैं वो पढ़ाया जा रहा है उसकी भी जानकारी देनी पड़ेगी। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट को पढ़ाया जा रहा है जो भी कोर्स पढ़ाया जा रहा है उस कोर्स की समय सीमा कितनी होगी यानी कितने समय में उसको कंप्लीट करवा दिया जाएगा, कौन से कोर्स का आप अनुपालन कर रहे हो। कहने का मतलब है कोचिंग को हर प्रकार की जानकारी है समय समय पर सरकार के मांगे जाने पर है प्रस्तुत है वो करनी पड़ेगी। इसी के साथ यहां पे कोचिंग सेंटर है अपना झूठा विज्ञापन है वो नहीं दे सकती। कई बार ऐसा होता है कि जो कोचिंग सेंटर है यहाँ पे देखिए बहकावे वाले जो विज्ञापन है वो प्रस्तुत करती हैं लोगों के सामने। तो ऐसे में यहाँ पे जब भी कोई कोचिंग सेंटर है यदि अपना विज्ञापन करना चाहती है तो उससे पहले उन्हें सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। पहले जिला लेवल से उन्हें अनुमति लेनी पड़ेगी। अनुमति लेने के बाद ही भैया वो अपनी संस्था का अपनी कोचिंग का विज्ञापन है वो कर सकती है। अगर वो अनुमति नहीं देते हैं तो विज्ञापन नहीं कर सकती। और इसी के साथ जो कोचिंग सेंटर है वो अपना रिजल्ट है वो पब्लिकली नहीं कर सकती। देखने में ये आता है कि जब भी मान लीजिए किसी कोचिंग सेंटर में हजारों की संख्या में स्टूडेंट है वो पढ़ाई करते हैं और उनमें से 2-4 स्टूडेंट हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है तो भैया बढ़ा चढ़ा के इतना विज्ञापन करते हैं कि लोग है या फिर आम जनता है उनसे भ्रमित हो जाती है। तो ऐसे जो विज्ञापन है कोचिंग सेंटर वो नहीं कर सकते। इस तरह की लगाम है वो लगने वाली है। कहने का मतलब यही है कि जब ये नया कानून लागू हो जाएगा तो कोचिंग माफिया पर काफी लगाम है वो लगने वाले हैं। चलिए अब ये बताता हूं कि ये नया कानून जब लागू हो जाएगा
तो इससे अभिभावक या स्टूडेंट या आम जनता को कितना फायदा और कितना नुकसान होने वाला है। तो दोस्तों देखिए, नुकसान तो इस कानून से कुछ नहीं है, आम जनता के लिए फायदा ही फायदा होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे एक तो जो पारदर्शिता है कोचिंग सेंटरों में वो आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो कोचिंग सेंटर है उसमें भ्रष्टाचार भी फैला हुआ है और यहाँ पे जो जातिगत भेदभाव है वो भी देखने को मिलता है कहीं कहीं, हालांकि सब जगह तो नहीं है। और यहाँ पे हर एक चीज है पारदर्शी होगी, फायदा होगा हर जगह। और एक जो अभिभावक है उसके पास ये अधिकार होगा कि उनके कोचिंग सेंटर के अंदर क्या व्यवस्थाएं किस तरह से वो चलाई जा रही हैं, क्या क्या हो रहा है, ये पूरे पावर है आम जनता को दिए जाएंगे। क्योंकि जो कोचिंग सेंटर वाले होते हैं ना, वो अपने जो पर्सनल जो जानकारी है वो आम जनता के साथ वो शेयर नहीं करते। तो ऐसे में यहाँ पे इस कानून के तहत ऐसा अधिकार है आम जनता को मिलने वाला है। चलिए अब इस कानून को लेके मेरे सुझाव है वो आपके साथ वो शेयर करता हूं कि इस कानून में क्या होना चाहिए था और क्या नहीं होना चाहिए था। तो देखिए दोस्तों, जिस तरह से ये जो कानून फिलहाल यहाँ पे इसकी जो गाइडलाइन यहाँ पे जारी की गई, हालांकि लागू नहीं हुआ है, क्योंकि सबसे पहले इसे जो अपने कैबिनेट है उसके अंदर उस पर विचार विमर्श होगा और वहां पर फाइनल होने के बाद राजस्थान सरकार या अपने मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा यहाँ बजट सत्र के अंदर आम जनता के सामने इसे प्रस्तुत किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पे इसको लागू किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जितना इस कानून को मैं फिलहाल समझाऊं और जितने में मेरी समझ है उसके आधार पर कुछ सुझाव है मैं आपके साथ वो शेयर करना चाह रहा हूं। और इसके अलावा भी यदि आपके कोई सुझाव हैं तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताएगा, ताकि एक अच्छा सा जो कानून है वो बन जाए और इन कोचिंग माफिया पे लगाम है वो लग जाए। तो भैया मेरे क्या क्या सुझाव हैं, इसके लिए यहाँ पे देखिए मैंने 20 पॉइंट है वो बना रखे हैं। आराम से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि 20 पॉइंट है, काफी सोच समझ के मैंने इसको लिखा है। तो वैसे भी मेरे हैं सारे तो याद नहीं रहेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने लिख लिया। देखिए दोस्तों, पहला यहाँ पे देखिए मेरा सुझाव ये है सरकार से, सुझाव ये है कि देखिए रजिस्ट्रेशन करना या करवाना ये अच्छी बात है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के आवेदन होने के बाद मान लीजिए कोई भी जो कोचिंग सेंटर है अपने संस्था के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करती है, तो उसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट के द्वारा उनके कोचिंग की जो भौतिक जांच है वो की जाए। भौतिक जांच से मेरा मतलब है कि उनके भवन से कक्षा है कि वो कोचिंग कहाँ है और क्या क्या उसके अंदर व्यवस्था है, ये जांच होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए दूसरा मेरा ये सुझाव है सरकार से कि संस्था के द्वारा जो भी रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा, जो भी सोसाइटी बनाई जाएगी, तो उस सोसाइटी के अंदर है आम जनता को भी शामिल किया जाए। क्योंकि आपको पता है कि जब भी अपन किसी संस्था या सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो हमें यहाँ कम से कम 7 सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे कोचिंग सेंटर वाले क्या कहते हैं, ये अपने जान पहचान के रिश्तेदार लोगों को इसमें शामिल कर लेते हैं और अपने अनुसार मन मानने से इसके अंदर फैसले लेते हैं। लेकिन मेरी अपील है सरकार से कि यहाँ पे आम जनता को है इसके अंदर शामिल किया जाए और इस संस्था के अंदर या सोसाइटी के अंदर कम से कम 25 जो सदस्य हैं वो होने चाहिए। अब ये 25 सदस्य किस प्रकार से होंगे वो आपको यहाँ पे बता देता हूं। देखिए इसके अंदर यहाँ पे 20 से लेके 30 के आयु वर्ग के हैं 10 से जो सदस्य होने चाहिए, और इसी के साथ 31 से लेके 40 वर्ष के आयु के बीच 10 सदस्य होने चाहिए, और 5 जो सदस्य हैं वो 41 से लेके 60 वर्ष की आयु के बीच के वर्ग के हैं सदस्य वो होने चाहिए। और इसी के साथ जो भी सदस्य इनके अंदर शामिल किए जाएंगे उनकी जो मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कॉलेज लेवल की होनी चाहिए, 10वीं और 12वीं लेवल की वो नहीं होनी चाहिए, कॉलेज लेवल की होनी चाहिए। और इसी के साथ जब भी ये सदस्य बनाए जाएंगे तो जो भी सदस्य होंगे वो उन कोचिंग सेंटर या फिर संस्था वाले को कोई भी सगे संबंधी और रिश्तेदार वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर रिश्तेदार होते हैं तो मामला फिर वही आके वो फंस जाता है। तो ये तो इनकी रजिस्ट्रेशन की संस्था है, उसके अंदर इस प्रकार से सदस्यों का जो ब्यौरा है वो होना चाहिए। और इसी के साथ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कोचिंग संस्था है या जो भी कोचिंग सेंटर है उसके द्वारा एक अलग से फीस निर्धारण समिति या कमेटी का गठन किया जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक तो सोसाइटी के गठन अलग चीज हो गई, वो सदस्य अलग हो गए, और यहाँ पे फीस समिति का गठन है वो अलग होना चाहिए। और इसके अंदर भी आम जनता के साथ साथ सरकार से मेरा ये सुझाव है या अपील है सरकार से कि यहाँ पे जब वो फीस समिति बनाई जाएगी तो यहाँ पर भी अलग अलग जो सदस्य होने चाहिए। अब इसके अंदर कौन कौन से शामिल होने चाहिए, जहां पे मैं मेरा पक्ष यहाँ पे रख रहा हूं। देखिए इसमें एक तो संस्था का सचिव या अध्यक्ष हो सकता है, और इसी के साथ यहाँ पे देखिए ब्लॉक लेवल का अपना जो तहसीलदार होता है उनको शामिल किया जाए, एक जिला कलेक्टर है उससे संबंधित जो अधिकारी हैं उनको शामिल किया जाए, इसके साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी है
माध्यमिक लेवल का है वो इसके अंदर शामिल किया जाए, और आम जनता तो है ही, क्योंकि अलग अलग प्रकार के यहाँ पे अलग अलग लेवल के अधिकारी होंगे और आम जनता इसके अंदर शामिल होगी, अलग अलग एरिया से होगी। तो भैया यहाँ पे जो भी फैसला लिया जाएगा वो जनहित में और विद्यार्थी हित में वो लिया जाएगा। और ऐसे में यहाँ पे देखिए जो भी सदस्य शामिल किए जाएंगे वो अलग अलग कास्ट वाइज होनी चाहिए, जातिगत है उनके अलग अलग होनी चाहिए, महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए, पुरुषों को भी इसके अंदर है वो शामिल किया जाना चाहिए। और जब भी निर्णय लिया जाएगा इसके अंदर, कोई भी फैसला लिया जाएगा कमेटी के अंदर, चाहे वो संस्था की कमेटी हो या फिर फीस कमेटी हो, उसके अंदर यहाँ पे 1/3 सदस्यों की अनुमति होना जरूरी है, तभी कोई नया जो प्रस्ताव है वो पारित हो सकता है। तो ये मेरा सुझाव है सरकार से। और इसी के साथ यहाँ पे जो कोचिंग सेंटर की जो फीस है, फीस को लेके काफी लफड़ा होता है। यहाँ पे काफी जो फीस है, यहाँ पे जो आम जनता है, गरीब जनता है, उससे यहाँ पे लूटी जाती है। तो फीस का जो क्राइटेरिया है वो 25 से लेके 30,000 के बीच में वो रखा जाए। अलग अलग जो कोर्स है उनकी जो फीस है वो कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन 35,000 से ज्यादा वो नहीं रखी जाए। सरकार से मेरी यही अपील है। इसके अलावा यहाँ पे जो फीस की जो किस्तें हैं वो कम से कम 4 किस्तें होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे गरीब जनता है, हम सारे किसान परिवार से हैं, और एक किसान बेटा या बेटी को आगे बढ़ने के लिए मेहनत जरूरी है। वो मेहनत तो कर लेते हैं लेकिन पैसे के अभाव में वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो एक जो किसान परिवार से जो बालक बालिका होते हैं वो समय पे अपनी फीस नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे में जो कोचिंग सेंटर वाले हैं वो उस बच्चे को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसे में 4 किस्त का मौका वो दिया जाए। और इसी के साथ यहाँ पे देखिए, जो भी स्टूडेंट किसी भी कोचिंग सेंटर के अंदर कोचिंग करना चाहता है तो सबसे पहले उसे 15 दिन का डेमो है वो दिया जाना चाहिए। देखिए 15 दिन में वो पूरी चीज है वो समझ जाएगा, उनकी भाषा है, पढ़ाने का तरीका है वो समझ जाएगा। हालांकि कुछ कोचिंग सेंटर हैं वो 2, 3 या 5 दिन का समय जरूर देते हैं, लेकिन ये काफी कम है। तो 15 दिन का डेमो दिया जाना चाहिए, और इस 15 दिन के डेमो में किसी प्रकार की कोई फीस है वो नहीं रखी जाए। इसी के साथ यहाँ पे कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि कोई जो स्टूडेंट है उन्हें बीच में कोचिंग वो छोड़नी पड़ती है। तो ऐसे में उनकी जो जितने महीने की कोचिंग उन्होंने पढ़ी है उतना ही पैसा रखा जाए, बाकी वापस उनका जो पैसा है वो लौटाया जाए। सरकार से मेरी यही अपील है। चलिए, इसके अलावा कोचिंग सेंटर के अंदर जितने भी अध्यापक होंगे, जितने भी टीचर होंगे वो प्रशिक्षित होने चाहिए, उनके पास एक स्पेशल डिग्री होनी चाहिए। जो भी वो कोर्स पढ़ा रहे हैं उस कोर्स से संबंधित स्पेशल डिग्री होनी चाहिए, केवल उन्हीं को अनुमति वो दी जानी चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पे देखिए शिकायत करने का कोचिंग के लिए भी एक पोर्टल है, उसकी शुरुआत करने की अनुमति या फिर सरकार से मेरी ये अपील है कि जैसे सरकार के द्वारा तो शिकायत पोर्टल की शुरुआत की जाएगी, लेकिन यहाँ पे अलग से कोचिंग की जो वेबसाइट वो होनी चाहिए, और साथ में उसका एक जो शिकायत पोर्टल है वो भी होना चाहिए। और इस शिकायत पोर्टल को डायरेक्ट यहाँ पे जो स्टेट लेवल की कमेटी होगी या जो अथॉरिटी होगी उसके साथ वो कनेक्ट किया जाए, ताकि जब भी कोई अभिभावक या फिर स्टूडेंट है इन कोचिंग के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाते हैं तो स्टेट लेवल की अथॉरिटी को ये पता लग जाएगा कि यहां तक कि इस जो ये समस्या है, ये शिकायत है, कोचिंग वालों ने कहां तक इसका समाधान कर दिया है। तो अगर उसके टच में रहेंगे तो यहां पे पारदर्शिता है वो रहने वाली है। चलिए, इसके साथ यहां पे देखिए, अगर मान लीजिए कोई भी एक संस्था या कोचिंग है दोषी पाई जाती है, तो दोषी पाए जाने के बाद भविष्य में उस कोचिंग का कभी भी रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति वो नहीं दी जाए, क्योंकि इस कानून में ऐसा लिखा गया है कि 6 महीने बाद में है उसको दोबारा आवेदन के लिए अनुमति वो दी जाती है, लेकिन ऐसी अनुमति नहीं दी जाए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर यहाँ पे वो लगातार हैं बेईमानी करते रहेंगे और अपना नाम बदलकर, कोचिंग का नाम बदलकर अपने किसी दूसरे रिश्तेदार के उसमें शामिल करके है एक नई कोचिंग का रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे और फिर दोबारा वही खेल है वो खेला जाएगा। तो ऐसे में इस प्रकार की पूरी जांच की जाए कि जब भी मान लीजिए कोई संस्था दोषी पाई जाती है तो अब ये जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है किस व्यक्ति के नाम पे हो रहा है, कहां पे हो रहा है, तो ये पूरी जांच करने के बाद ही उसके आगे की प्रोसेस है वो की जाए। चलिए, इसके बाद यहां पे देखिए, जो अपने घर में जो टीचर पढ़ाते हैं उनको इस कानून से थोड़ा बाहर वो रखा जाए, उनको थोड़ी सी पावर अधिक है वो दी जाए, क्योंकि कानून में ऐसा कहा गया है कि जो घर में ट्यूशन पढ़ाते हैं उनको भी अनुमति लेनी पड़ेगी। तो आपको पता है कि यार आम जो जनता होती है या अपने ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं, दूर दूर इलाकों के अंदर कोई कोचिंग सेंटर नहीं होता है, तो एक जो टीचर है अपने गाँव का विकास करने के लिए, अपने बच्चों का विकास करने के लिए अपने गाँव में ही सेंटर चलाता है। तो ऐसे में अगर वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा और सरकार को पैसे देगा तो वो
इस प्रकार की है व्यवस्था नहीं कर पाएगा तो इससे में शिक्षा का जो विकास है वो रुक जाएगा। तो ऐसे में जो टीचर्स हैं जो घर पे ट्यूशन कराते हैं, इस कानून से उन्हें बाहर वो रखा जाए। चलिए, इसके बाद यहाँ पे देखिए जो कोचिंग सेंटर हैं, जिस समय स्कूल या कॉलेज चलती हैं उस समय उनको पूरी तरह वो बंद रखा जाए। उनका एक निश्चित टाइम रखा जाए कि ये इस समय के बाद होंगे, जिस समय अपने स्कूलें चल रही हैं, कॉलेज चल रही हैं, उस टाइम में तो इन कोचिंग को बिल्कुल बंद किया जाए। क्योंकि ऐसा होता है कि काफी सारे ऐसे जो कोचिंग सेंटर होते हैं वो लुभावने विज्ञापन देते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं कि दूसरी स्कूल में तो अपना एडमिशन करवा लेते हैं और बीच समय के अंदर इन कोचिंग सेंटर में जाके अपनी पढ़ाई करते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्कूल का लेवल अलग होता है, कोचिंग का लेवल अलग होता है, क्योंकि कंपटीशन के अंदर आपको पता है कि लेवल अलग अलग होता है। तो ऐसे में अगर उनका बेसिक कमजोर हो जाता है तो एक बड़ी समस्या आने वाली है। तो यहाँ पे स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम के अंदर कोचिंग चलाने की अनुमति वो नहीं दी जाए, सरकार से मेरी ये अपील है। चलिए, इसके साथ ही यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट जिस भी कोचिंग सेंटर में जाने वाले हैं तो यहाँ पे केवल और केवल साधारण जो कपड़े हैं वही पहनने की उनको अनुमति वो दी जाए। आपको पता है कि आजकल आपको पता है कि इंटरनेट का जमाना है, डिजिटल का जमाना है, तो ऐसे में दुनिया है वो बदलती जा रही है और अपने भारतीय जो संस्कृति है वो भी धीरे धीरे वो बदलती जा रही है। तो ऐसे में जो कपड़े होते हैं लड़के या लड़कियों के, उनके जो साइज है वो काफी छोटी होने लग जाती है। तो ऐसे में आप आए दिन वारदात है वो देखते होंगे कि फलाने जो बॉय ग्रुप है उन्होंने फलानी लड़कियों को है वो उनके साथ छेड़छाड़ कर दी, ये केस हो गया, ये केस हो गया। तो ऐसे में जो कपड़े हैं एक साधारण वो रखे जाए ताकि एक थोड़ा सा एक्टिविटी जो माहौल है वो नहीं बने, केवल सभी स्टूडेंट का जो फोकस है वो केवल पढ़ाई पे जाए, कहीं दूसरी तरफ उनका ध्यान नहीं भटके। सरकार से मेरी एक खास तौर पे अपील है। चलिए, इसके साथ ही यहाँ पे देखिए जितने भी कोचिंग सेंटर हैं तो यहाँ पे जितने भी आप पे प्रभारी बनाए गए हैं जिला लेवल पे या स्टेट लेवल पे, तो हर एक कोचिंग के महीने में एक बार जांच है वो जरूर हो जानी चाहिए और इसके लिए एक अच्छी सी व्यवस्था की जाए ताकि जो भी बड़े बड़े अधिकारी इसके अंदर शामिल होंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट जो स्टूडेंट है उनसे रूबरू है वो हो सकते हैं कि कोचिंग में क्या हो रहा है, किस तरह से पढ़ाई हो रही है, कोई समस्या तो नहीं है। अगर एक महीने के अंदर इस तरह की बैठक की व्यवस्था होती है तो शायद यहाँ पे कोचिंगों का जो माहौल है वो थोड़ा सा अच्छा हो सकता है और सुदृढ़ है वो हो सकता है। चलिए, इसके साथ ही यहाँ पे देखिए सरकार से मेरी ये भी अपील है कि जैसे ये नया कानून है वो लाने जा रही है तो यहाँ पे देखिए कानून तो बन जाएगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर जिला लेवल पर एक अभिभावक संगठन भी होना चाहिए जो कि इन कोचिंग सेंटर पर समय समय पे है लगाम लगाए। ऐसा भी अधिकार है आम जनता को दिया जाए और इसकी जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो भी की जाए। केवल अपने जिले के अंदर है जो भी कोचिंग माफिया चल रहे हैं या जो भी कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, अगर किसी स्टूडेंट या अभिभावक को किसी प्रकार की कोई शिकायत है तो वो इस संगठन के पास जाके के अपनी शिकायत वो दर्ज करवा सकता है। तो सारी जो समस्याएं हैं ये जो संगठन है खुद यहाँ पे सरकार के सामने उन अभिभावक या स्टूडेंट का अपना पक्ष है वो रख सकती है, क्योंकि जो आम जनता होती है वो काफी भोली भाली होती है और एक्ट या कानून का इतना नॉलेज उनको नहीं होता है। अगर वो सीधे यहाँ पे संगठन के थ्रू जाएंगे तो यहाँ पे काफी फायदा होने वाले। अरे वैसे वो किसी वकील के पास वैसे जाएंगे तो आम जनता को या फिर स्टूडेंट को काफी खर्चा होने वाला है। तो एक संगठन बनाने की अनुमति है वो भी दी जाए। चलिए, इसके साथ ही कोचिंग सेंटर के यहाँ पे जितने भी पढ़ाई से संबंधित जो भी सहायक सामग्री है वो बिल्कुल फ्री में है वो रखी जाए, क्योंकि यहाँ पे देखने में आता है कि जो कोचिंग सेंटर वाले होते हैं वो अपनी फीस तो लेते हैं, इसी के साथ यहाँ पे अपना कुछ जो पढ़ाई का जो मटेरियल होता है उनका अलग से वो चार्ज लेते हैं। तो ऐसे चार्ज की जो व्यवस्था है वो बंद होनी चाहिए। बस ये मेरे 20 सुझाव हैं। इन 20 सुझावों के अलावा यदि आपके और भी कोई सुझाव हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप अपने सुझाव दीजिएगा और सरकार तक वो पहुंचाएगा ताकि एक अच्छा सा कानून हो वो बन सके और हमारे जो प्रतिभाशाली जो स्टूडेंट है, जो मेहनतशील स्टूडेंट हैं, उनको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो। तो इन स्टूडेंट के लिए अपना सुझाव हो जरूर दीजिएगा। अगर आप किसी प्रकार का कोई सुझाव नहीं देते हो तो यहाँ पे देखिए सरकार है अपने विचार से, जितने भी उन लोगों की कमेटी बैठती है वो अपने सोच विचार से इस कानून को वो लागू कर देंगे और जब एक बार कानून लागू हो जाता है तो उसमें कई परेशानियां आ जाती हैं जिसका हमें बाद में है पता चलता है या मालूम होता है। तो ऐसे में पहले इसका एनालाइज है वो कर लीजिएगा। चलिए, मैं आपको बताता हूं कि आपको ये शिकायत कहां से और कैसे करनी है। तो दोस्तों, शिकायत तो आपको केवल और केवल ऑनलाइन करनी है। हालांकि इसके लिए कोई स्पेशल जो पोर्टल है या वेबसाइट तो नहीं बनाई गई है, लेकिन यहाँ पे एक मेल एड्रेस है यहाँ पे सरकार के द्वारा दिया गया है। अपना कॉलेज आयुक्तालय का जो मेल एड्रेस है securityht@gmail.com, जो कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस पर आपको एक साधारण पेज के अंदर अपने सुझाव लिख के सरकार तक है आपको पहुंचाने या फिर मेल करने। इसके अलावा इस कानून को यदि आपको पढ़ना है, जानना है इसके बारे में, तो ये जो कानून है इसकी जो PDF फाइल है
वो या तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, या फिर आप इसके लिए हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो। और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com। होम पेज पर ही इसका डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगा, आराम से पढ़ लीजिएगा तसल्ली से। अब जितना मैंने इसको पढ़ा है, जितना जो समझा है, वो बातें मैंने आपके साथ वो शेयर कर दी। फिर भी यहाँ पे देखिए, अगर एक दो बातें इधर उधर हो जाती हैं तो देखिए यहाँ पे जो एक्ट में लिखी गई जो बातें हैं, जो नियम जो लिखे गए वही मान्य होंगे। राजगुरुजी है, इसके लिए किसी प्रकार का कोई जिम्मेदार है वो नहीं होगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करना है, ताकि यार ये जानकारी है उनके पास भी वो पहुंच जाए। क्योंकि जो कानून बनाया गया है और जो आदेश जारी किया गया है, जो अधिनियम जारी किया गया, तो भैया वो पूरा इंग्लिश में फॉर्मेट है, तो आम जनता को तो इतना बेसिक सा समझ में वो नहीं आता है। तो ऐसे में मैंने इसको अपनी भाषा में, साधारण भाषा में है, आपके लिए है, आपको है वो समझा दिया। तो ऐसे में ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा, अपने व्हाट्सएप पे है, फेसबुक पे है, जो भी सोशल मीडिया है शेयर कर दीजिएगा, ताकि लोगों को इस बारे में वो पता लग जाए। और लास्ट डेट है ये 27 जनवरी 2023 से पहले पहले है। इसकी जो शिकायत है या फिर जो भी आपके सुझाव हैं सरकार तक आपको पहुंचाना है। तो जानकारी अच्छी लगी तो फिर आपको कहूंगा वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।